स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो एक्सेप्टेड थ्योरी थी और 9 स्टेप के अंदर है ना, अंडर द 9 स्टेप फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से पूरा अर्थ के ऊपर हर तरीके की चीज़ बनी और किस तरीके से ह्यूमन तक का विकास हुआ, ये हम आगे देखेंगे, है ना। एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, है ना। उसके कारण उन्होंने 9 स्टेप बनाए थे कि किस तरीके से हुआ, और फिर उसके बाद में इस स्टेप को प्रूफ करने के लिए मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। तो पहले ही देखते हैं 9 स्टेप कौन कौन से थे और कैसे थे। इस थ्योरी को बेटा कहते हैं बायोकेमिकल इवोल्यूशन। क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल इवोल्यूशन और नेचुरलिस्टिक थ्योरी, यानी नेचुरलिस्टिक थ्योरी या बायोकेमिकल इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें केमिकल से बायोस का फॉर्मेशन हुआ हो, उस इवोल्यूशन को कहा जाता है बायोकेमिकल इवोल्यूशन। और नेचुरलिस्टिक थ्योरी यानी नेचर तरीके से, नेचुरली। ओके, 1924 में 1924 में एआई ओपेरिन ने ये दे दिया था, लेकिन ऐसी की ऐसी एक और थ्योरी 1929 में हेल्डेन ने दी थी। ओके, उसके बाद में 1936 में एआई ओपेरिन ने अपनी एक बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर इस थ्योरी को बायोकेमिकल नाम से नहीं, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से, मैटेरियलिस्टिक थ्योरी यानी मैटर का फॉर्मेशन मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से दिया। इस थ्योरी को ओपेरिन ने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एक केमिकल इवोल्यूशन और दूसरा क्या था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना। तो पहले मतलब छोटे छोटे से एटम बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से हार्ड मॉलिक्यूल बनते हैं ना, धीरे धीरे करके किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ वो दिया। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है बेटा, एटॉमिक स्टेट ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल की एटॉमिक स्टेट। तो जैसे जैसे पुराना हमने देखा था कि 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था, है ना, वो टेम्परेचर जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उस पर कुछ मेटल जो एटम्स थे वो प्रेजेंट थे, है ना, प्रेजेंट हार्ड एंड सॉफ्ट एटम ऑन द अर्थ, है ना। उसको हम अर्थ कह नहीं सकते थे, लेकिन हाँ अभी हम अर्थ मानते हैं। हार्ड में कौन कौन से थे बेटा? फेरस था, निकिल था, और वो सेंटर में प्रेजेंट थे। हार्ड होने के कारण सेंटर में थे, क्योंकि उस टाइम जो फोर्स लगता था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग वर्क आता था, है ना। अब चलते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट में हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे आउटसाइड में रह गए। कहाँ रह गए? आउटसाइड में रह गए। ये सारे एटम्स जो प्रेजेंट थे, धीरे धीरे जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये एटम आपस में क्या करने लगे? जुड़ने लगे, है ना, आपस में जुड़ने लगे। जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपको पता है एटम जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो दूसरा आ गया मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मॉलिक्यूलर स्टेट आ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज टेम्परेचर हैविंग 90% हाइड्रोजन, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर 90% हाइड्रोजन थी। आज भी हाइड्रोजन ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, सॉरी 78% है ना। तो हैविंग 90% हाइड्रोजन जो कि रेड्यूसिंग थी, कैसी थी? रेड्यूसिंग थी। वही हाइड्रोजन जो थी उसने रिएक्ट किया कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और नए मॉलिक्यूल्स बना लिए, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल बना लिया। उसी तरीके से NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लिया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाया, वाटर वेपर को बनाया। किसको बनाया? सबसे पहले वाटर वेपर को बनाया। ये वाटर वेपर जब ऊपर की तरफ गई, है ना, सतह से बाहर की तरफ गई, है ना, तो क्लाउड बने। क्या बने बेटा? क्लाउड बन करके रेन हुई। वही रेन जब वापस बरस के नीचे की तरफ आई तो ये सारी जो चीज़ें थी ये भी रेन के अंदर क्या हुई? मिक्स हो गई। तो हमारे पास समुद्र में जो पानी था उसमें मीथेन और अमोनिया मिक्स थे उस वाटर वेपर वाले पानी में, है ना। अब हम आगे चलते हैं थर्ड स्टेज। जैसे जैसे ये सारे कंपाउंड बने, इन कंपाउंड ने क्या किया? आपस में चल करके मिलने लगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ मैथेन बनी, नाइट्रोजन बनी, है ना, ऑक्सीजन हमारे पास थोड़ी सी है, हाइड्रोजन है ना, कार्बन है, तो ये आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मेटल भी थे, मॉलिक्यूल भी थे। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड टेम्परेचर डाउन हुआ बेटा, उस तरीके से अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण से इस जमीन की सतह, जो हार्ड सतह थी बेटा, वो बन गई। उसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट की जो सरफेस बनना, है ना। तो ये बिग एक्सप्लोजन के कारण हुआ। धीरे धीरे जो सन से आने वाली कॉस्मिक रेज थी और अल्ट्रावायलेट रेज थी, है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेज और कॉस्मिक रेज इन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के दो तरीके की रिएक्शन करती थी। नंबर 1 कंडेंसेशन करती थी और नंबर 2 पॉलीमराइजेशन करने लगी। कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन से उन्होंने नए नए पॉलीमर और नए नए कंपाउंड का डेवलपमेंट किया,
है ना, यानी कॉस्मिक रेज अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हम कभी रिएक्शन करवाते हैं तो कहते हैं ना प्रेजेंस में, तो इनकी प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल जो थे वो क्या चेंज हो गए, हार्ड कंपाउंड में चेंज हो गए। जैसे सबसे शुगर, फैटी एसिड, पैरामिडीन, प्यूरिन, ये चार तो थे जो मैक्रोमोलिक्यूल थे। उसके बाद एमिनो एसिड, स्टार्च, सेलुलोज, है ना, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स में बने। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। कौन कौन से, मैक्रो एंड माइक्रो। फिर ये कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन होने लगे, तो पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन के कारण बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बने। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4 में, जैसे ये रेन वाला वाटर आया था ना बेटा नीचे, जिसके अंदर मेथेन और अमोनिया मिक्स थी, इसके अंदर किस तरीके से कोएसरवेट्स बने, है ना, कोएसरवेट्स बनने के बाद ये कोएसरवेट्स में इन चीज़ों के मिलने से कौन कौन सी सेल डेवलप हुई ये देखेंगे, है ना। आप इसे एक बार नोट कर ले, फिर नेक्स्ट हम इसके आगे 4th पॉइंट करते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा हम कि नंबर 4 पर क्या हुआ। नंबर 3 पर हमने देखा कि बहुत सारे कंपाउंड बने हैं ना, शुगर है, स्टार्च है, सेलुलोज है ना, ये सारे कंपाउंड बने। अब देखते हैं नंबर 4 पे क्या हुआ। 4 की जो स्टेज थी, जैसे जैसे और टेम्परेचर डाउन हुआ बेटा, सबसे पहले कोलाइड्स और कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। किसका हुआ, कोलाइड्स और कोएसरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा था बेटा प्रीबायोटिक शूप जो था, प्रीबायोटिक शूप, इस प्रीबायोटिक शूप ने हमारे जो कंपाउंड बने थे बेटा, उन कंपाउंड के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया, इंटर रिएक्ट विद कंपाउंड। हमारे जो ये कंपाउंड बने थे ना, आपने देखे थे, शुगर, अमीनो एसिड, स्टार्च, ना, फैटी एसिड, इनके साथ में प्रीबायोटिक शूप ने क्या किया, रिएक्ट किया और एक अनडिसॉल्व, जो डिसॉल्व न हो सके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कहा हम कोलाइडल कंपाउंड। क्या कहते हैं हम, कोलाइडल कंपाउंड कहा जाता है। ये कोलाइडल कंपाउंड जो थे वो प्रोटीन से बने हुए थे। किससे बने हुए थे बेटा, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। कोलाइडल कंपाउंड किसके बने हुए थे, प्रोटीन से बने हुए थे, इसलिए ये क्या थे, अनडिसॉल्व थे। यानी फैटी एसिड के भी हो सकते हैं, इसलिए क्या थे, अनडिसॉल्व थे। इसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है ना बेटा कोलाइडल कंपाउंड की, इसकी बाहर वाली सरफेस जो थी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज थी। कैसी थी, इलेक्ट्रिकली चार्ज थी। चार्ज होने के कारण जितनी भी वाटर की ड्रॉप्स थी वो सब इसके आसपास आकर के क्या करने लगी, जमने लग गई। जितनी भी वाटर की ड्रॉप थी वो इसके पास आकर के जमने लग गई। तो यही वाटर की ड्रॉप, वाटर ड्रॉप अट्रैक्ट आउटसाइड, आउटसाइड की तरफ क्या हो गया, जमने लग गया। जिससे फॉक्स ने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट आया था बेटा, फॉक्स। कौन था, फॉक्स। एक साइंटिस्ट था फॉक्स, जिसने ये जो ड्रॉप बनी ना, जिसके बीच की तरफ तो कोलाइडल सरफेस, कोलाइडल स्ट्रक्चर थी, आउटलेट्स था, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण ये वाटर की ड्रॉप छोटी छोटी जमने लग गई समुद्र के अंदर। का समुद्र के अंदर। तो फॉक्स ने इससे प्रोटेनॉइड माइक्रोस्फीयर्स का, क्या कहा इसको, प्रोटेनॉइड माइक्रोस्फीयर्स का, है ना। ये माइक्रोस्फीयर्स जो थे फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, किसका फॉर्मेशन करते थे, कोलाइडल सिस्टम का फॉर्मेशन करते थे, जो कि पूरे सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता था, है ना। उससे ओपेरिन ने कोएसरवेट्स का, क्या कहा, कोएसरवेट्स का। तो कोएसरवेट्स क्या होता है बेटा, कोलाइडल फॉर्म होती है जिसके चारों तरफ वाटर की सरफेस जुड़ करके एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है, दैट्स कॉल्ड कोएसरवेट्स, है ना। तो इसको एक बार देखें वापस, प्रीबायोटिक सूप ने इंटरएक्ट किया कंपाउंड के साथ, अनडिसॉल्व बनाया, अनडिसॉल्व कंपाउंड बनाया जिसको कोलाइडल कंपाउंड कहा गया। ये फॉर्म प्रोटीन का बना हुआ था, इलेक्ट्रिकली चार्ज था, जिसके आसपास वाटर की ड्रॉप अट्रैक्ट हो गई और इसी वाटर की ड्रॉप अट्रैक्ट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, इस कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड को फॉक्स ने क्या कहा, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स। ये प्रोटॉन माइक्रोस्फीयर मिलकर के एक बहुत बड़े कोलाइडल सिस्टम का फॉर्मेशन किया। इस कोलाइडल सिस्टम को हमने क्या कहा, कोएसरवेट्स कहा, ठीक है। अब ये तो था नेचुरल कोएसरवेट्स बनना, लेकिन ओपेरिन ने क्या किया, गम और जिलेटिन को मिलाकर के आर्टिफिशियल कोएसरवेट्स बनाए। क्या बनाए, आर्टिफिशियल कोएसरवेट्स बनाए, है ना। उस आर्टिफिशियल कोएसरवेट्स के अंदर जो मेटल प्रेजेंट थे या प्रोटीन प्रेजेंट था, वो एज अ कैटालिस्ट वर्क कर रहा था रिएक्शंस को करवाने के लिए, है ना। और उसके बाद जो कोएसरवेट्स बने, ये कोएसरवेट्स क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग गए अपनी विस्कोसिटी के कारण। इसके कारण विस्कोसिटी, चिपचिका के कारण वो क्या करे, टूटने लगे। तो इसको हमने कहा मल्टीप्लिकेशन होना। क्या कहा था बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो ये था किस तरीके से कोलाइडल और कोएसरवेट्स बनते हैं। अब इसके आगे चलते हैं, तो कोएसरवेट्स के बाद क्या बने, कोएसरवेट्स के बाद ऑटो कैटालिक सिस्टम बना। क्या बना, कैटालिस्ट सिस्टम, है ना। जिस तरीके से हमने कहा था बेटा, मेटल और प्रोटीन जो होता है कैटालिस्ट वर्क करते हैं,
तो ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते करते और कौन कौन सी चीज़ें थी जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगी, तो ऑटो कैटलिस्ट सिस्टम बन गया। उसके बाद जीन बने, वायरस बना, और वायरस जो था बेटा वो प्राइमरी लाइफ थी इस अर्थ पर, यानी वायरस सबसे पहले इस अर्थ पर आया था। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड बना था बेटा हमारा थर्ड में, है ना, वही न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ में रिएक्ट करके न्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन। और हम जानते हैं कि वायरस की आउटर सरफेस प्रोटीन की बनी होती है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन से सबसे पहले वायरस बने, और वायरस को हमने सबसे पहली प्रिमिटिव लाइफ या प्राइमरी लाइफ कहा, जिसे हम प्रो लाइफ भी कहते हैं। वायरस सबसे पहले आए थे, है ना। फिर ये न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण न्यूक्लियो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन हुई, और पॉलीपेप्टाइड की रिएक्शन होने के कारण ये न्यूक्लियो प्रोटीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर के पहले पॉलीपेप्टाइड हुई, जिसके कारण से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बने, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड मिलकर के जीन का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? जीन। और सबसे पहले प्रो जीन बनने वाला था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक स्टैंडर्ड का आरएनए। फिर इवोल्यूशन हुआ तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, ये बाद में। सबसे पहले बनने वाला था एसएसआरएनए, और एसएसआरएनए सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होता था, वो हम लोगों ने सुना है वायरस में प्रेजेंट होता था, इसलिए वायरस को प्रिमिटिव लाइफ कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा देखने को कहाँ मिलता था हमें, जितना भी सिस्टम बना, जीन बना, वायरस बना, ये प्रेजेंट इन सी वाटर। कहाँ देखने को मिलते थे? सी वाटर। क्योंकि हमारे कोलाइडल, कोइसर्वेट्स, ये सारे जो ऑटोकैटालिस्ट सिस्टम वायरस बने, ये अभी तक हम सी में ही चल रहे बेटा, समुद्री पानी में चल रहे हैं, है ना। अब समुद्री पानी से बाहर आने वाली जो लाइफ पढ़ेंगे हम 6th के अंदर पढ़ेंगे, किस तरीके से सेल का डेवलपमेंट हुआ इन वायरस से। सबसे पहली जो प्रोकैरियोटिक सेल थी वो कैसे बनी। ओके, तो बेटा हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले ये देखा कि जीन कैसे बना, है ना, जीन की प्राइमेटिव लाइफ कैसे बनी, है ना, वायरस जो सबसे पहला था वो बना। अब हम आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो लाइफ में वायरस तो हमने देख लिया, तो वायरस से आगे क्या चलते हैं। नाउ द टाइम ऑफ सेल फॉर्मेशन, ये जो टाइम था बेटा ये रियल में सेल फॉर्मेशन का टाइम था, जो 6 आया था। यहाँ तक तो जो थी वो केमिकल इवोल्यूशन चल रही थी, अब आ गई थी बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अभी तक तो केमिकल इवोल्यूशन चल रही थी, नंबर 6 में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आ जाती है। इसमें देखते हैं, इसमें 2 तरीके की थ्योरीज दी गई थी बेटा। सबसे पहली थ्योरी थी ओपेरिन ने। ओपेरिन ने ये कहा कि जो कोइसर्वेट्स बने, जिनके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट था, वही आगे चल कर के एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक हॉरोविट्ज और ऑर्गेल 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि आपने ओपेरिन से, कि ओपेरिन ने डायरेक्टली क्या किया कि ये हम बात कर रहे थे सी की, है ना, तो इसने ये भी बताया कि ये सेल जो थी वो सी में डेवलपमेंट हुई, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो आप जीन बनाए थे, उन जीन से जो वायरस बने, यही जीन नेक्ड फॉर्म के अंदर सी में प्रेजेंट थे, यानी समुद्र में प्रेजेंट थे। इन जीन ने आपस में एक बहुत बड़ी चेन बनाकर, क्या बनाई? चेन, बिग चेन। इन जीन्स ने आपस में बिग चेन बना करके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन किया, और यही डीएनए आरएनए से सेल का फॉर्मेशन हुआ। उस सेल को हमने, जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं था, नो न्यूक्लियस, ओनली फॉर डीएनए आरएनए, कौन सी फॉर्म में? फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में थे, है ना। फ्री फॉर्म में रहने के कारण न्यूक्लियस नहीं था, तो उस सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए आरएनए को हमने न्यूक्लियोइड कहा। तो आप लोग पहचान गए होंगे, सबसे पहली वायरस के बाद बनने वाली सेल बैक्टीरिया सेल थी, जिसके अंदर सिर्फ नेक्ड डीएनए और आरएनए प्रेजेंट था और नो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड कहलाता था, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। ये बैक्टीरियल सेल हमें देखने को मिली रिसर्च के तौर पर इन 1966 अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें पाई गई बेटा 3 अरब साल पहले की, जिसके फॉसिल्स, जिसके ऊपर हमें कुछ फॉसिल्स के पार्टिकल मिले, वो थे बैक्टीरियल सेल जो सबसे पहली जन्मित थी, है ना। उस बैक्टीरियल सेल को नाम दिया यूबैक्टीरियम आइसोलैक्टम। याद रखिएगा, सबसे पहली बैक्टीरियल सेल जो 1966 में अफ्रीका के 3 अरब साल पुरानी एक चट्टान पर, एक रॉक पर
फॉसिल्स मिले थे किसके, यूरोबैक्टीरियम आइसोलेक्टम के, जो सबसे पहली वायरस के बाद बनने वाली बैक्टीरियल सेल थी, है ना। आज का टॉपिक हम 6 तक ही करेंगे, 6 तक करेंगे। 6 के बाद हम कल करेंगे जिसके अंदर 7, 8, 9 और मिलर का एक्सपेरिमेंट ओवर होगा। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और इसे रीड करें।